नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। दरअसल ये अपना चैप्टर चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, जिसमें हम देख रहे थे लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन है, कैसे कैसे फाइनेंशियल पावर्स का डिवीजन किया गया है ना। इसके हम दो लेक्चर बनाएंगे। एक लेक्चर में जीएसटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन जो है उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जीएसटी में जो है उससे जीएसटी से रिलेटेड अभी भी मेंस वगैरह में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसमें हम पूरा मेंस की दृष्टि से भी देख लेंगे, है ना। और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन है, तो 15 फाइनेंस कमीशन है, उसके क्या रिकमेंडेशंस हैं वो सारे भी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसलिए दो लेक्चर बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। लेक्चर शुरू करें उससे पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हंसराज कुमावत, मैं जीआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट से है, और इस क्षेत्र में मुझे 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है पढ़ाते हुए और दूसरे सारे काम करते हुए, है ना। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर पे। अब देखो, एक मैंने नया यहाँ पर चेंज किया है थोड़ा सा। क्या चेंज किया है कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि भाई जो अपना कंटेंट था वो इंग्लिश में था। क्या था? इंग्लिश में। अब क्या कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रख दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि भाई मान लीजिए कि हिंदी मीडियम वाले, वैसे अपने शुरुआत तो हमने करी थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। पर क्या है कि ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो हिंदी में नहीं समझ में आती है, इंग्लिश में समझ में आती है। तो अब हम एक काम करेंगे, पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख लेंगे, ताकि दोनों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी हो वो समझ रहा हो तो वो भी समझ सकता है, और कोई हिंदी मीडियम वाला हो वो भी आराम से यहाँ पर चीज़ें समझ सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले है कि टैक्सिंग पावर्स जो है उसका एलोकेशन कैसे कैसे किया गया है। एलोकेशन मतलब वितरण कैसे कराधान शक्तियों का किया गया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है यहाँ पर भाई, सेंट्रल लिस्ट अपना क्या है, 3 लिस्ट अपने यहाँ बनाई गई है। स्टेट लिस्ट, माफ कीजिएगा, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और ये क्या है, कंकरेंट। ये देखिए तीनों रिलेशंस में, ये तीनों आपको याद रखनी है, चाहे वो बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, या चाहे वो बात करें आप फाइनेंशियल रिलेशंस की, या बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। हमको पूरा का पूरा ये तीनों की तीनों जो है वो लिस्ट तो पता ही होनी चाहिए। कौन से शेड्यूल में दी गई है? 7th शेड्यूल में दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है वो बांट देता है कि कैसे कैसे जो है वो टैक्सेशन कलेक्ट किया जाएगा, है ना। कौन सी लिस्ट? तो भाई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू बांट देता है। हिंदी में कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची इनको कह देते हैं। तो इन तीनों सूचियों में जो है वो संविधान बांट देता है कि हाँ, इन तीनों सूचियों में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा, किस प्रकार से टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। पहला हो गया यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। संघ सूची में देखें यहाँ पर 13 आइटम्स हैं। यहाँ पर क्या करता है, सेंटर टैक्सेस को इम्पोज करता है। इस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम दिए गए हैं, इसमें 13 आइटम है फिलहाल के टाइम पे, 13 आइटम्स हैं। उन 13 आइटम्स पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंटर टैक्स लगाएगा, है ना। जैसे कि इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स वगैरह कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स लगाता है सेंटर। कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है? सेंटर। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये कौन लगाता है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स जिसे कहते हैं, ये लगाता है सेंटर, है ना। ये है यूनियन लिस्ट में, ठीक है साहब। अब आ जाती है स्टेट लिस्ट, है ना, जिसे कहते हैं राज्य सूची, हिंदी में भी समझते चलो। तो इसे कहते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में इस टाइम पे दिया गया 18 आइटम्स। कितने हैं? 18 आइटम्स है। यहाँ पर जो है वो टैक्सेस कौन लगाता है? तो यहाँ पर टैक्स लगाएगा स्टेट, है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, लैंड रेवेन्यू हो गया, और एग्रीकल्चरल इनकम पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है ना। एक्साइज को क्या कहते हैं? उत्पाद कर। क्या कहते हैं? उत्पाद कर। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ ही है उत्पाद कर, है ना। तो भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है? कंकरेंट लिस्ट में वैसे तो कोई भी टैक्सेस जो है वो इस लिस्ट में है नहीं, पर अब 101st अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस जीएसटी में क्या किया जाता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पर टैक्स लगाते हैं और दोनों में ये बांटे जाते हैं, इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। तो है ना, जीएसटी में देखें आप, आईजीएसटी होता है ना, एसजीएसटी होता है यानी स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी होता है,
तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में भी एक अभी अपने यहाँ टैक्स की एंट्री जो है जीएसटी, है ना। और मान लीजिए ऐसा कोई भी आप मान लो भी टैक्स जो अब तक मेंशन ही नहीं है और नया ही कोई टैक्स आ गया मान लीजिए, तो वो टैक्स कौन लगाएगा, वो लगाएगा सेंटर, है ना। तो अपने यहाँ जो है वो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ऐसा कोई भी कर, ऐसा कोई भी टैक्स जो अब तक किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, अगर वो लगाना हुआ, इम्पोज करना हुआ, तो वो कौन लगाएगा, वो लगाएगा सेंटर। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं राज्य जो है वो कौन कौन से कर लगा सकता है। राज्य जो कर लगाता है उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं कि हाँ भाई आप इतना ही टैक्स लगा सकते हो और यहाँ यहाँ टैक्स लगा सकते हो, यहाँ आप टैक्स नहीं लगा सकते। जैसा कि पहले रिस्ट्रिक्शंस तो क्या है, प्रोफेशन टैक्स जो होता है ना, पेशेगत कर, पेशा कर जिसे कहते हैं। ये पेशा कर में क्या होता है कि ये 2500 तक का ही लगाया जा सकता है एक आदमी पर। अगर हम प्रोफेशनल टैक्स लगाते हैं अगर स्टेट, तो वो मैक्सिमम हो सकता है 2500 रुपये। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है कि 2500 रुपये से ज़्यादा का आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। तो जब हम लिखते हैं ना कि स्टेट्स की जो है फाइनेंशियल पावर जो है वो कम है और वो कमज़ोर है, तो उसके पीछे वो तो सब रीजन है कि इंपॉर्टेंट जो भी लिस्ट है वो सारी की सारी और इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स है वो तो सेंट्रल लिस्ट में डाल दिए गए। बट एक ये भी है कि स्टेट खुद भी जो है वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते खुद भी टैक्सेस जो है वो कम लगाते हैं। जैसे कि प्रोफेशन टैक्स है, ये 2500 रुपये ही, 2500 ही लगा सकता है, ये डिसाइड ही कर दिया। अब ये कब का डिसाइड करा हुआ है, समझ रहे हैं आप बात। आज के टाइम पे देखो तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रोफेशन टैक्स का मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई वकील है ना, इनके ऊपर कोई प्रोफेसर वगैरह है, तो इनके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। तो वो कितना है, 2500 ही मैक्सिमम ले सकते हैं, 2500 रुपये से अधिक का नहीं हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर टैक्स है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर टैक्स जानबूझ कर लगाती ही नहीं है क्यों, वोट बैंक के चलते माफ कीजिएगा। फिर है जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो यहां पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना हो किसी भी चीज को, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकता स्टेट, है ना, याद रखना। आयात और निर्यात पर कर नहीं लगा सकते, जीएसटी नहीं लगा सकते आयात और निर्यात पर स्टेट्स, समझ रहे हैं बात। तो ये प्रतिबंध है इसके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। कौन से मामले में, जब वो केंद्र के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। मान लीजिए राज्य है, मान लीजिए यूपी है, यूपी में केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का कोई ऑफिस है और वो जो है वहां पर बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स वगैरह जो लगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर नहीं लगा सकती। ये प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर जो है वो ये टैक्स नहीं लगा पाएंगे स्टेट। वैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा लगाए जाते हैं ठीक है ना। तो वो अगर सेंटर के द्वारा यूज किया जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हालांकि बिल तो आएगा। अब आप उसको ऐसा मत लेना कि सेंटर का कोई ऑफिस है स्टेट में और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बस जो टैक्स लगता है ना उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर इंटर स्टेट रिवर्स से रिलेटेड कोई बात हो, है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाला बात हो, है ना, वाटर हो, उसके ऊपर टैक्स, तो वो भी स्टेट यहाँ पर अगर नहीं लगा सकते नॉर्मल, और अगर लगाते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है ना। प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लिया मतलब सेंटर की मर्जी मिल गई, सेंटर की जो है उसकी अनुमति मिल गई, इसलिए वो लगा सकते हैं। स्टेट अपने आप से वहाँ पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा जो है इतना एग्जाम में सीधा ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मेंस में अगर आपको कोट करना हो कि भाई जो है वो प्रोफेशन टैक्स जो है, पेशा कर जो है वो मात्र 2500 रुपये लगाया जाता है। एग्रीकल्चर टैक्स कौन लगाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, है ना, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा ही नॉलेज चाहिए है, जिसके लिए एग्जैक्ट कहीं किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा कि ऐसा आप पढ़ो, ऐसा ही नॉलेज आपको वहां पर चाहिए होगा। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, कि टैक्स का जो रेवेन्यू मिलता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसा होता है ना, उसका वितरण कैसा होता है, क्या होता है वितरण कैसे कैसा होता है भाई, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे कैसे वितरण उसका होगा। ये वितरण कैसा होता है, ये 80th जो अमेंडमेंट था 2000 में किया गया था, और उसके बाद में अगर 101st अमेंडमेंट देखे उसके थ्रू यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस
कर दिए गए हैं। अगर हम देखें 80th अमेंडमेंट था, उसमें 29% जो है वो मिलता था किसको, सेंट्रल टैक्सेस में से मिलता था स्टेट्स को 80th अमेंडमेंट के थ्रू। देखिए अपने यहाँ क्या होता है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है वो हर बार फॉर्म, अभी जो है वो कौन है, अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर गठित कर दिया गया है, और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसका टर्म जो है अभी अभी चल रहा है, और उसको आप कहो कि इसने बोला था 41% जो है वो देना चाहिए किनको, स्टेट्स को, और इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। कौन थे, एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट इसके हुआ करते थे। ठीक है जी, ठीक। तो ये 29% जो है वो 80th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। बाद में अगर अभी के टाइम का देखें हम, तो 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 41% जो है वो शेयर मिलेगा स्टेट्स को, और 1% जो है वो यहाँ पर रख दिया गया किसके थ्रू, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये जो यूटी है उसके लिए रख दिया गया है। इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन जो था उसने, वाई वी रेड्डी वाला, उसने 42% जो है उसकी सिफारिश की थी कि 42% जो है वो मिलना चाहिए स्टेट्स को। ठीक है ना। और ये जीएसटी जो अमेंडमेंट कर दिया गया, इसमें ये हो गया कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसको इकट्ठा करेंगे, और फिर इसका वितरण कैसा होगा, है ना भाई। जो जीएसटी है वो स्टेट भी जो है वो लगाता है और इकट्ठा करता है, और सेंटर भी इकट्ठा करता है, पर बाद में इसका वितरण कैसा होगा, तो वो वितरण डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल जो है ये बना दिया गया है। अब आप कहोगे ये सब जीएसटी काउंसिल वगैरह क्या है, ये तो बता दो। तो ये जीएसटी काउंसिल वगैरह जो है वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। कब देखेंगे, कल के लेक्चर में, और बढ़िया से डिस्कस करेंगे कब अमेंडमेंट हुआ, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से सेंटर के टैक्स हैं, और कौन कौन से स्टेट के टैक्स हैं जो इसमें मिला दिए गए हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं, है ना। प्रीलिम्स वगैरह मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीलिम्स में तो एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता, हालांकि ये अमेंडमेंट करे बहुत दिन हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, पर ये अभी भी इंपॉर्टेंट है ना। अब इस साल के मेंस में भी शायद ऐसा क्वेश्चन बना था। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने प्रकार के कर होते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से होता है ना। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कलेक्ट तो किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, है ना, मगर वो असाइन कर दिए जाते हैं किनको, स्टेट्स को दे दिए जाते हैं, राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। केंद्र जो है उनको एकत्र कर लेता है, और फिर वो टैक्सेस किसको दे दिए जाते हैं, वो सेंटर स्टेट्स को दे दिए जाते हैं। ऐसे कुछ है, जैसे अगर मान लें इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे ट्रेड पर जीएसटी जो है वो कौन लेगा, वो लेगा सेंटर, आईजीएसटी जिसे कहते हैं, है ना। ये सेंटर ले लेगा, और फिर ये सेंटर क्या करता है, स्टेट्स में बांट देता है। क्या करता है, स्टेट्स में बांट देता है, जीएसटी काउंसिल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बांट देता है ना। मान लीजिए एक कंपनी है, वो पंजाब दिल्ली से चीज़ें बेचती है पंजाब में, तो ये टैक्सेस किसको मिलेगा, पंजाब को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, जिसमें जिस स्टेट में वो बिकता है उस स्टेट को जो है क्या मिलता है, टैक्स वहाँ पर मिलता है। तो ऐसा हमने ये देख लिया। फिर क्या है, टैक्स कलेक्टेड एंड शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट, जो केंद्र और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, और फिर वो उनके द्वारा साझा भी कर लिए जाते हैं, यानी केंद्र भी इकट्ठा, केंद्र और राज्य मिलकर उसको एकत्रित कर लेते हैं, और फिर उन दोनों में बांट लेते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स है ना, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है। तो जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला देते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें, ये जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये बाद में बांट लिए जाते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये जीएसटी वाला जो है, आईजीएसटी वाला, ये किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है जीएसटी काउंसिल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स जो है वो उत्तर प्रदेश का कोई आदमी है ना, उसने इनकम टैक्स दिया, तो ये पैसे जो है वो सेंटर और स्टेट के बाद में बांट लिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश के आदमी ने जो है वो इनकम टैक्स दिया तो सारा का सारा पैसा इनकम टैक्स का जो कलेक्ट किया है सेंटर ने, वो यूपी को ही मिलेगा। हो सकता है कि उसमें से जो शेयर है वो बिहार को ज़्यादा चला जाए। वो कैसे कैसे ज़्यादा होता है, कैसे कैसे किसी स्टेट को कम मिलता है, इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज हम कल के लेक्चर में देखेंगे, जब 15th फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरियाज वगैरह डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्राइटेरियाज पे यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में, वो मैं आपको क्वेश्चन भी कल के लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब एक होता है सरचार्ज, है ना, जिसे यहाँ पर संपूरक कर लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं अधिभार। क्या कहते हैं, अधिभार। ये सरचार्ज होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है, ये होता है सरचार्ज। दो चीजें होती है, देखो, एक चीज होती है सरचार्ज और एक होती है, देखिए एक सरचार्ज हो गया,
सरचार्ज क्या हो गया, ये टैक्स के ऊपर टैक्स। एक होता है सेस, है ना, ये जिसे कहते हैं उपकर, हिंदी में कहते हैं उपकर। तो ये दो चीजें होती हैं। सेस जो होता है, एक मिनट हम नई स्लाइड ले लेते हैं। देखिए, एक होता है सरचार्ज, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अधिभार। क्या कहते हैं, अधिभार। एक होता है सेस, इसे कहते हैं उपकर हिंदी में। अब इनमें क्या अंतर है, देखिए सरचार्ज जो होता है ये भी टैक्स के ऊपर टैक्स ही होता है, और सेस जो होता है वो भी टैक्स के ऊपर टैक्स ही होता है। बट क्या होता है, सेस जो होता है वो सामान्यतः जनरली क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है, जैसे कि कृषि कल्याण सेस, है ना। तो जो कृषि कल्याण सेस जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, उसको खर्च किस पर किया जाएगा, कृषि कल्याण से संबंधित कामों पर ही खर्च किया जाएगा। और ये जो सरचार्ज होता है इसके लिए जनरली, हालांकि ऐसा कुछ सरचार्ज भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिए गए हों, परंतु सामान्यतया जो है वो सरचार्ज जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं कलेक्ट किए जाते हैं। इनको जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर भी खर्च कर सकती है। दोनों के बीच में समानता ये है कि इनके जो भी पैसे हैं, यहाँ इनसे जो भी कलेक्ट होगा, जो अमाउंट कलेक्ट होगा, वो स्टेट्स के बीच में नहीं बांटा जाएगा। ये इनके बीच में एक समानता है कि सेस हो या सरचार्ज, इनके पैसे जो कलेक्ट करेगा कौन करेगा, सेंटर करेगा। ये लगता है टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना, जैसे जीएसटी लग गया, जैसे गुटखा वगैरह है, गुटखा तंबाकू, है ना, इनके ऊपर सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, है ना, इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, ताकि एक तो इनको थोड़ा सा महंगा भी किया जा सके क्योंकि ये निकृष्ट वस्तु हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि सेंटर को पैसा इसमें मिल सके ताकि स्टेट्स में बांटने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये सेस और सरचार्ज लगा के सेंटर जो है अपने पास पैसे ज़्यादा रख सकता है, इसको जो फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग बांटने की जरूरत नहीं होती है स्टेट्स के बीच में। ठीक है जी, तो ये बात होगी। तो ये सरचार्ज है, माफ कीजिएगा। सॉरी गाइस। तो ये जो सरचार्ज होता है ये सेंटर इम्पोज करता है ना, ये टैक्सेस पे लगाया जाता है। ये आर्टिकल्स वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लिखने के लिए आप है, ऐसा कोई नहीं पूछता है ना। अब इससे जो भी रेवेन्यू होगी उस रेवेन्यू को सेंटर अपने पास ही रखेगा, इसको स्टेट्स में बांटने की जरूरत नहीं है। जबकि देखो यहाँ पर जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये बांटे जाएंगे स्टेट और सेंटर के बीच में, किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है टैक्सेस जीएसटी वगैरह से किए जाएंगे, उसको भी बांटा जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में, मगर किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जीएसटी काउंसिल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट ये जो सेस और सरचार्ज होता है इनको किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटर को स्टेट के बीच में नहीं बांटना पड़ता है ना। तो ये तो हो गया टैक्सेस के, टैक्सेस से कैसे कैसे रेवेन्यू मिल सकता है सेंटर और स्टेट को। अब कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो होता होगा, है ना। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ये और भी बढ़िया से जो है बजट क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग सोर्सेस हैं जिनसे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूल सकते हैं। इन्हें कहते हैं गैर कर राजस्व। यानी गैर कर राजस्व मतलब जो जो राजस्व के स्रोत जिनको कर स्रोतों से नहीं लिया जा रहा है, कोई दूसरे स्रोतों से लिया जा रहा है, वो क्या हो गया, गैर कर राजस्व के स्रोत। जैसे केंद्र सरकार के लिए, माफ कीजिएगा, क्या हो गया, केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज जो है उनसे, हालांकि टेलीग्राम जो है उसको तो बंद कर दिया गया है ना। तो पोस्ट और टेलीग्राफ जो सर्विसेज हैं उनके वजह से जो पैसा आता है, उसकी हेल्प से जो पैसे मिलते हैं, वो रेलवे से जो पैसे आते हैं, जो किराए के पैसे आते हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू तो है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जैसे ओएनजीसी, भेल वगैरह है, ये जो प्रॉफिट कमाती है ना, उस प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलता है ना, इसे हिंदी में कहते हैं लाभांश। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। मैं समझा दूं थोड़ा सा। देखिए, अगर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे शेयर्स उसमें होते हैं, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो फिर कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो देती है अपने शेयर धारकों को, जो शेयर होल्डर है उनको, उसे कहते हैं लाभांश। यानी ये प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ना। तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनमें
शेयर होल्डर कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना। अगर केंद्र के मामले में तो ये, और स्टेट के मामले में स्टेट्स की भी कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेज हो सकती है, तो उनके मामले में डिविडेंड किसको मिलेगा? स्टेट्स को मिलेगा। तो ये एक हो गया, है ना। जैसे कि रेलवे टिकट्स के बेचने से हो गया, पोस्टल सर्विसेज की वजह से पैसे जो मिलते हैं, है ना, ये सब रेवेन्यू किस में जाती है? सेंटर के खाते में जाती है ना। और ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। अगर राज्यों की बात करो तो जैसे कि राज्यों को मिलता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वजह को बेच के, जैसे कि टिम्बर वगैरह बेच देते हैं, है ना, वहां से इनको पैसे मिलते हैं, है ना। ये हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सिंचाई हो गया, वन जो है वहां से जो टिम्बर वगैरह बेच के जो पैसा मिल जाता है वो, ये सब हो गए गैर कर राजस्व जो कि स्टेट को यहाँ पर मिलता है। ये हमने देख लिया, ठीक है साहब। अब जो है कुछ ग्रांट इन एड्स भी दिए जाते हैं स्टेट्स को। देखिए अपने यहाँ मेजर जो भी इनकम का सोर्स है या जो टैक्सेस हैं वो किसके हाथ में है? वो यूनियन के हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से पैसा किसको मिलता है? सेंटर को मिलता है। तो और सेंटर जो है सारा पैसा रखता है, सिर्फ और सिर्फ 42% ही सारे स्टेट्स को देता है। उसमें से भी एक स्टेट का कितना शेयर होगा? वो बहुत कम होता है। और स्टेट्स के पास पहले ही टैक्स लगाने की संभावनाएं बहुत कम है, और ऊपर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते वो जो है वो टैक्स लगाते भी नहीं है। जैसे कि हमने देखा प्रोफेशन टैक्स कितना लगाते हैं? 2500 रुपये। आज के ज़माने में देखिए 2500 रुपये क्या होता है। और जैसे एग्रीकल्चर इनकम है उस पर उसके ऊपर टैक्स लगाते ही नहीं है ना। अब तो ऐसे इस वजह से क्या होता है कि स्टेट्स के पास में पैसे होते हैं कम, और उनको भी अपनी इकोनॉमी तो चलानी है। तो वो टैक्सेस उस पैसे की भरपाई करने के लिए सेंटर जो है वो स्टेट्स को कुछ ग्रांट देता है। ग्रांट इन एड मतलब अनुदान, मतलब वो आपको वापस नहीं देना। देखिए एक होता है अनुदान, एक होता है ऋण, ये आपको याद रखना है। अब जो शुरुआत एकदम नए नए है ना उनको मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो ऐसा नहीं समझे कि सर क्या बच्चे वाली बातें बता रहे हैं। भाई सब लोगों को सोच के हमें चलना है। जब हम नए नए थे तो हमें भी नहीं पता था कि अनुदान क्या होता है और ऋण क्या होता है। अनुदान का मतलब ये है कि हमने आपको दान दे दिया, अब उसको वापस देने की जरूरत नहीं है ना। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो आपको वापस देने की जरूरत भी नहीं है। लोन जो होता है ना, लोन होता है कि इसे वापस आपको देना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये ग्रांट दिए जाते हैं सेंटर के द्वारा स्टेट्स को, है ना। एक हो गया स्टेट्यूटरी ग्रांट, ये हो गया सांविधिक, ये हिंदी में लिखना है संवैधानिक, ये गलत है, सांविधिक है। यही चीजें हैं सांविधिक और संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, और स्टेट्यूटरी मतलब हो गया सांविधिक। देखिए इस ये भी अंतर होता है, यहां भी मारे जाओगे अगर ठीक से शब्दों को समझा नहीं। यूपीएससी में शब्दों का ही खेल होता है, ठीक है ना। तो ये है स्टेट्यूटरी ग्रांट्स। स्टेट्यूटरी ग्रांट जो है ये देना जरूरी होता है सेंटर को, स्टेट्स को देना, है ना, ये ओब्लिगेटरी होता है। और ये बताता कौन है? नॉर्मली ये बताता है फाइनेंस कमीशन, है ना। तो ग्रांट इन एड्स कितना देना है ये बताता है फाइनेंस कमीशन की। जो पुअर स्टेट्स हैं उनको जो है आपको स्पेशली जो है कुछ आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी, और ये बताता कौन है? फाइनेंस कमीशन बताता है ना, है ना। जैसे हो गया फाइनेंशियल एड जो है, जैसे बिहार गरीब है तो बिहार को जो है कोई फाइनेंशियल एड जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी ताकि वहां पर डेवलपमेंट वगैरह हो सके। एक होता है विवेकाधीन अनुदान, या जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी अनुदान, यानी कि ये विवेक पर निर्भर है सेंटर के, वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। उसकी कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऐसा दे ही। सेंटर जो है वो जिसको देना चाहिए, जिस स्टेट को देना चाहिए उसको दे सकता है। जैसे कि अभी जो है सरकार बनी है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, बीजेपी की को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल ग्रांट दिए गए कि नहीं दिए गए हैं, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में आते हैं, है ना। ये सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि इन दोनों से अगर पॉलिटिकल उसमें हम जाएं पूरे फॉर्मूला में, तो ये क्या है, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स जो है इनकी हेल्प से यहाँ पर सरकार बनी हुई है यहाँ पर, इसलिए इनको स्पेशल ग्रांट्स दिए गए हैं। और ये है डिस्क्रिशनरी जो है अनुदान है, ठीक है ना, है ना, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है केरला को जो टूरिज्म बिल्ड करने के लिए, कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सेंटर के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं वो। एक होता है स्पेशल ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कुछ उनकी स्पेसिफिक मांगे जो हैं उनके लिए दिए जाते हैं, या स्पेसिफिक कुछ वहां पर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, उसकी वजह से ये उनको ऐसे स्टेट्स को जो है वो ग्रांट दिया जाता है। जैसे कि क्या हो गया अपने यहाँ कुछ ऐसे स्टेट जहां पर जूट उगाया जाता था, क्या जूट उगाया जाता था बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि बिहार हो गया, है ना,
बंगाल हो गया, इन राज्यों में आसाम हो गया। तो इन राज्यों में क्या है, जूट खूब मात्रा में उगाया जाता था आज़ादी से पहले, खूब मात्रा में यहाँ उगाया जाता था, निर्यात भी किया जाता था। तो ऐसे स्टेट्स को जूट से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। मगर अब यहाँ आ जाते, देखिए ये होता है जूट, क्या हो है ये जूट, आपने बोरी वगैरह बनी हुई देखी होगी ना, वो बोरियां वगैरह जो है इसी जूट की बनती है। ये वाला जो अपना क्षेत्र है ना, ये आसाम वाला, ये यहाँ पर बंगाल वाला, ये पूरा बांग्लादेश वाला, ये बिहार वाला है ना, ये इस क्षेत्र में क्या उगाया जाता है, यहाँ पर जूट उगाया जाता था। अब तो देखिए ये सिंथेटिक फाइबर वगैरह आ गए, उसके बोरियां वगैरह बनने लगी, इसलिए कम हो गया। नहीं, आज़ादी के पहले खूब हुआ करता था। तो इस जूट के एक्सपोर्ट से इन आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो बंगाल है, इनको बहुत मात्रा में इनकम हुआ करती थी। अब जब जो है बट गया, भारत और पाकिस्तान हो गया, विभाजन हो गया, और विभाजन होने की वजह से ये तो खूब जब ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने वाला जूट का क्षेत्र कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया, है ना। और उसके बाद में भी भारत में देखिए सिंथेटिक ये फाइबर वगैरह आ गया, और सिंथेटिक ये रेशे वगैरह बनने से ये जूट की बोरियां वगैरह इसका इस्तेमाल कम हो गया, है ना। तो उसकी वजह से इन राज्यों को जो एक्सपोर्ट करके, जूट एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिलता था, उसमें भी कमी आ गई, है ना। और वो एक मेजर सोर्स हुआ करता था, इसलिए ये स्पेशल राज्यों की नीड थी, और उस स्पेशल नीड को जो है आपको कहो कि उससे ही एड्रेस करने के लिए स्पेशल ग्रांट दिए गए इन स्पेशल वाले स्टेट्स को, कि भाई जिनको पहले जूट से जो है इनकम होती थी, और वो अब होना बंद हो गई है। तो ये हमने देख लिया स्पेशल ग्रांट, है ना। तो आज का लेक्चर हम जो है वो यहीं समाप्त कर लेते हैं। इसमें हमने देखा फाइनेंशियल रिलेशन के पहला पार्ट, आप इसे समझ सकते हो। अगला जो होगा उसमें हम जीएसटी के बारे में देखेंगे, जीएसटी कब लाया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, जीएसटी होता क्या है, इसके लाभ क्या है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। और जीएसटी काउंसिल क्या है, कौन से टैक्सेस जो है वो सेंटर के अब्जॉर्व कर लिए गए हैं, कौन से स्टेट के टैक्सेस अब्जॉर्व कर लिए गए, कि अगर मेंस में भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसका आंसर आराम से दे पाएंगे, है ना। ये वाले देखेंगे। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई मित्र, सखा, बंधु, दोस्त हैं तो आप अवश्य जो है वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।